रिश्ते पर आंच। प्रवीण आज ऑफिस से 1 घंटा पहले ही आ चुका था। अपनी कार बाहर खड़ी कर अभी अंदर आया ही था कि तभी देखा कि सुमन तैयार होकर सोफे पर बैठी हुई थी। उसे देखते ही प्रवीण बोला, क्या बात है सुमन, बहुत सुंदर लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? कहीं जा रही हूँ का क्या मतलब है? हम दोनों जा रहे हैं। मम्मी का फोन आया था, उन्होंने हमें डिनर पर बुलाया है, सुमन ने चहकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर प्रवीण ने कहा, अरे पर हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? अभी तो मुझे मम्मी को अस्पताल लेकर जाना है, सुबह से उनकी तबीयत खराब है ना। प्रवीण की बात सुनकर सुमन का चेहरा उतर गया। वह तुनकते हुए बोली, तुम्हारी मम्मी तो हमेशा बीमार ही पड़ी रहती हैं। जब भी मुझे कहीं जाना होता है तो कोई ना कोई बहाना उन्हें तैयार ही मिल जाता है, और आज तुम जल्दी आ गए तो यह बहाना मिल गया उन्हें। अरे बुढ़ापे में तो हारी बीमारी लगी ही रहती है। सुमन, ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो? मम्मी ने कभी हमें बाहर जाने के लिए मना नहीं किया, और वैसे भी तुम्हारी मम्मी का फोन तुम्हारे पास आया था। मुझे तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। मैं तो जल्दी भी इसीलिए आया हूँ कि डॉक्टर से मैंने मम्मी के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। तुम्हारे प्लान के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, प्रवीण ने उसे समझाते हुए कहा। पर सुमन कहाँ मानने वाली थी। वह तो और ज्यादा नाराज हो गई और गुस्से में बोली, अब क्या मेरी मम्मी तुमसे पूछकर प्लान बनाएंगी? उन्हें मुझे कब बुलाना है और कब नहीं? तुम्हें अपनी मम्मी की चिंता है, पर मेरी मम्मी को बुरा लगेगा उसका तुम्हें कोई ख्याल भी नहीं है। प्रवीण सुमन को समझाने की कोशिश कर रहा था, पर वह तो बहस पर आ चुकी थी। तभी यह बात अंदर से आती हुई रुक्मणी जी ने सुन ली। उन्होंने बाहर जाकर प्रवीण से कहा, प्रवीण क्यों बहस कर रहे हो? उसका मन है तो उसे उसकी मम्मी के पास ले जाओ, मैं खुद ही हॉस्पिटल चली जाऊंगी। पर इस बात को भी सुमन ने उल्टा ही ले लिया और अपनी सास पर ही भड़क गई। रहने दो, ज्यादा अच्छा बनने का नाटक मत करो। अरे आपको जाना ही होता तो आप सुबह की चली नहीं जाती। पर नहीं, आपको तो अपने बेटे के सामने महान बनना था, इसीलिए आप ये सब कर रही हैं। रहने दीजिए, आप जाइए अपने बेटे के साथ, मैं कैब करके चली जाऊंगी। रुक्मणी जी को बुरा तो लगा, पर फिर भी वह सुमन को समझाते हुए बोली, अरे तो कोई बात नहीं बेटा, प्रवीण तुम्हारे साथ चला जाएगा और मैं कैब से चली जाऊंगी। बस बस, इतना प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं आप जैसी माँ अपने बेटे की शादी करती ही क्यों है, जब अपने बेटे के प्रति अपने मोह ही नहीं छोड़ पाती है। तो तभी प्रवीण ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तुम मम्मी से इस तरह से बात कैसे कर सकती हो? तो रुक्मणी जी ने उसे चुप रहने का इशारा किया, पर तब तक सुमन गुस्से में तमतमाती हुई अपना बैग उठाकर घर के बाहर निकल गई। तो रुक्मणी जी ने प्रवीण से कहा, बेटा जाकर उसे रोको, जाने दो, मम्मी कैब से चली जाएगी। तुम फटाफट तैयार हो जाओ, पहले तुम्हें दिखा लाता हूँ, फिर तुम्हें घर छोड़कर इसके मायके चला जाऊंगा। अरे पर वर छोड़ो मम्मी, कुछ नहीं होगा। मेरी इस 6 महीने की शादी में मैं यह तमाशा खूब देख चुका हूँ, आप टेंशन मत लो। आखिर प्रवीण के समझाने पर रुक्मणी जी तैयार हुई। पहले प्रवीण ने उन्हें अस्पताल में ले जाकर दिखाया, उसके बाद उन्हें घर छोड़कर वह सुमन के मायके पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो सुमन मुंह फुलाए बैठी हुई थी। प्रवीण को देखकर उसकी मम्मी बोली, अरे यह क्या दामाद जी, अभी तो शादी को 6 महीने ही हुए हैं और आपने सुमन को अकेले भेज दिया। हाँ मम्मी जी, दरअसल बात यह है कि मुझे मम्मी को अस्पताल में चेकअप के लिए ले जाना था। प्रवीण की बात सुनकर उसकी मम्मी बोली, मानते हैं कि आपकी मम्मी की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन बुढ़ापे में तो हारी बीमारी लगी ही रहती है। अब देख लो, आपके पापा जी भी तो अक्सर बीमार ही रहते हैं। पर सुमन आपकी पत्नी है, उसके प्रति भी तो आपकी जिम्मेदारी है। उसे यूं अकेले मायके भेजना अच्छी बात नहीं है। आपको उसकी इच्छाओं का भी तो ख्याल रखना चाहिए। प्रवीण ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर उससे यह बात चुभ गई। वो खाना खा पीकर दोनों घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में सुमन ने कहा, मुझे आइसक्रीम खानी है। प्रवीण का मूड तो खराब था, पर फिर सोचा कि एक आइसक्रीम के पीछे क्या सुनाना, इसीलिए आइसक्रीम वाले के पास जाकर कार रोक दी। दोनों ने वहीं आइसक्रीम खाई और वापस चलते समय प्रवीण ने आइसक्रीम का एक फैमिली पैक खरीद लिया। उसे देखकर सुमन ने कहा, अरे
बेवजह फैमिली पैक क्यों खरीद लिया? हम दोनों आइसक्रीम खा ही चुके हैं ना। उसकी बात सुनकर प्रवीण बोला, हम दोनों ने आइसक्रीम खा ली है, पर घर पर मम्मी भी तो है। मम्मी के लिए खरीदा है, उन्हें भी आइसक्रीम बहुत पसंद है। उसकी बात सुनकर सुमन तुनकते हुए बोली, क्या हर बार मम्मी मम्मी जब देखो ममाज बॉय की तरह बस रट लगाए रहते हो? जरूरी है क्या उनके लिए हर चीज खरीदना? बीवी और माँ में फर्क होता है। कैसी बकवास कर रही हो तुम? क्या शादी होने के बाद मेरी मम्मी मेरी नहीं रही? उनकी छोटी छोटी इच्छा भी मैं पूरी नहीं कर सकता? शादी के बाद पति पर क्या सिर्फ पत्नी का ही हक होता है, माँ का नहीं? प्रवीण ने आवाज ऊंची करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सुमन भी चिल्लाते हुए बोली, मुझे नहीं पसंद है तुम्हारा हर समय अपनी मम्मी के नाम की रट लगाए रखना। शादी से पहले रहा होगा तुम्हारी मम्मी का तुम पर हक, पर अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। सुमन मुंह फुलाती हुई कार की पीछे की सीट पर जाकर बैठ गई। प्रवीण ने उसे कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की और चुपचाप ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और कार स्टार्ट कर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने के बाद सुमन कार से निकली और जोर से कार के दरवाजे को बंद किया और पैर पटकती हुई सीधे अपने कमरे की तरफ चली गई। रुक्मणी जी समझ गई थी कि दोनों में फिर से झगड़ा हुआ है। प्रवीण भी घर में घुसा तो उसका भी मूड खराब था। आखिरकार रुक्मणी जी ने चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर इतने दिनों में वह इन सब चीजों की आदी हो चुकी थी। रुक्मणी जी अपने कमरे में जाकर लेट गई और प्रवीण अपने कमरे में आकर लेट तो गया था, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। 6 महीने पहले ही तो उसकी शादी सुमन से हुई थी। शुरू से ही एकल परिवार में पली बड़ी सुमन जिद्दी स्वभाव की लड़की थी। उसका मानना था कि पति पर सिर्फ पत्नी का ही अधिकार होता है। अगर प्रवीण अपनी मम्मी के पास आकर बैठ जाता या फिर अपनी मम्मी को लेकर मंदिर या किसी रिश्तेदार के घर जाता तो सुमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस बात को लेकर वह कई बार प्रवीण और उसकी मम्मी से लड़ पड़ती थी। और सबसे बड़ी बात, सुमन की मम्मी भी उसे समझाने की जगह उसी का साथ देती और यह कहकर पल्ला झाड़ लेती, अरे यह तो बच्ची है, आने वाले वक्त में खुद ही संभल जाएगी। आप लोग इसे थोड़ा प्यार से हैंडल किया करो। वैसे कहना गलत भी नहीं है कि पति पर सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है। प्रवीण जी, आप ही ऐसा कुछ करते होंगे कि उसे ऐसा महसूस होता होगा, इसी कारण वह आप लोगों को अपना नहीं पा रही है। प्रवीण के मन में भी आ रहा था कि अब तो आर या पार का फैसला करना ही पड़ेगा, अन्यथा उसके और उसकी मम्मी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कुछ सोचकर और फैसला कर प्रवीण सो गया। सुबह उसकी नींद जल्दी खुल गई क्योंकि वह जानता था कि रुक्मणी जी जल्दी उठ जाती हैं, तो अपने कमरे में से निकलकर रुक्मणी जी के पास गया। उस समय रुक्मणी जी अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर रही थी। प्रवीण उनके पास जाकर बैठ गया। कुछ देर वहीं बैठे बैठे वह रुक्मणी जी को गौर से देखने लगा। मम्मी कितने प्यार से लड्डू गोपाल को तैयार कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में उससे तैयार किया करती थी। प्रवीण अचानक ही बोल पड़ा, अपने लड्डू गोपाल का तो बड़ा ध्यान रखती हो मम्मी, अपने बेटे का तो बिल्कुल नहीं रखती हो। उसे वहां देख कर रुक्मणी जी ने कहा, तेरा भी तो रखती थी बेटा, और अब भी तो तू मेरे लिए मेरा बेटा ही है। पर अब शायद, कहते कहते रुक्मणी जी चुप हो गई। फिर बोली, क्या बात है बेटा, आज जल्दी कैसे उठ गया? हाँ माँ, आज मैंने कुछ फैसला किया है और उसमें मुझे आपका साथ चाहिए होगा। प्रवीण की बात सुनकर रुक्मणी जी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और फिर कहा, मैं कुछ समझी नहीं, आखिर किस चीज का फैसला लिया है तूने? मम्मी, सुमन को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, आखिर कब तक सहन करते रहेंगे? उसकी बात सुनकर रुक्मणी जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, बच्ची है वो, वक्त के साथ संभल जाएगी। नहीं मम्मी, बच्ची नहीं है वो, कोई दूध पीती बच्ची से शादी नहीं हुई है मेरी। 25 साल की जवान लड़की है जिसे हर चीज की समझ होती है। अगर अभी नहीं समझाया तो उसका ये बचपना जिंदगी भर नहीं जाएगा। उसके मम्मी पापा तो समझ नहीं रहे हैं, पर आप तो कम से कम मेरा साथ दो। ठीक है बेटा, जो तू बोलेगा मैं वैसा ही करूंगी। अपने लड्डू गोपाल के सामने प्रॉमिस करो।
प्रवीण ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। तो रुक्मणी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने अपना हाथ प्रवीण के हाथ में रखते हुए कहा, चल ठीक है बाबा, मैं मेरे लड्डू गोपाल के सामने तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। रुक्मणी जी का आश्वासन पाकर प्रवीण ने उन्हें कुछ समझाया और उसके बाद वापस अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर बाद उसने सुमन को जगाया। सुमन कुलमुलाती हुई बिस्तर से उठी और बोली, क्या हुआ प्रवीण, क्यों इतने जल्दी जगा रहे हो? प्रवीण ने तैयार होते हुए कहा, सुमन, मुझे ऑफिस जाना है, फटाफट मेरा नाश्ता बना दो। उसकी बात सुनकर सुमन बोली, नाश्ता बना दो? भला मैं क्यों नाश्ता बनाऊं? रोज तो मम्मी जी बना देती है ना। हाँ, पर आज मम्मी ने मना कर दिया है। क्यों? उसकी बात सुनकर सुमन का सर चकरा गया। मतलब मम्मी मेरा नाश्ता क्यों बनाएगी? मेरा नाश्ता तो तुम बनाओगी, आखिर तुम मेरी पत्नी हो। जब शादी के बाद पति पर पत्नी का अधिकार ज्यादा होता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी भी पत्नी की ही होती है। इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। प्रवीण की बात सुनकर आखिर सुमन को उठना ही पड़ा और जाकर रसोई में काम पर लग गई। पर आज सुमन बहुत खुश थी। आखिर उसके मन की मुराद पूरी हो रही थी। अब उसके पति पर सिर्फ उसका अधिकार था। मम्मी जी ने अपने आप ही अपना अधिकार छोड़ दिया। खैर, उस दिन तो सुमन ने बड़ी खुशी खुशी प्रवीण का सारा काम कर दिया। शाम को प्रवीण ने सुमन के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया और दोनों पति पत्नी घूमने चले गए। जब दोनों होटल में खाना खाने गए, तो सुमन वॉशरूम में गई हुई थी। उसी समय उसके मोबाइल पर उसकी मम्मी का फोन आया, पर प्रवीण ने फोन काट दिया और उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया। जब उसकी मम्मी का फोन प्रवीण के फोन पर आया, तो प्रवीण ने ये सोचकर फोन उठा लिया कि कहीं कोई इमरजेंसी ना हो। पर जब ऐसा कुछ नहीं लगा, तो उसने बता दिया कि वह लोग बाहर खाना खाने आए हुए हैं और सुमन वॉशरूम में है, और ये कहकर उसने फोन काट दिया। और सुमन के आने के बाद भी उसने उसे फोन के बारे में कुछ नहीं बताया। सुमन ने भी आते ही खाना खाना शुरू कर दिया। उसने भी अपना फोन चेक नहीं किया। वापस आते समय सुमन ने अपना फोन देखा, तो प्रवीण ने उसे ये कहकर रोक दिया कि तुम मुझसे बात करो ना, फोन में क्या रखा है। घर आकर देखा तो उसकी मम्मी के 4-5 मिस्ड कॉल आई हुई थी। तब प्रवीण ने कहा, मेरी उनसे बात हो गई थी, वो सिर्फ हालचाल पूछने के लिए फोन कर रही थी। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। अरे रहने दो ना, तुम मुझसे बात करो। कहते हुए प्रवीण ने उसके हाथों से मोबाइल लेकर एक तरफ रख दिया। कुछ दिन तक यही हाल रहा। रुक्मणी जी भी बस इतना ही बोलती जितना कि उन्हें जरूरत होती। इसके अलावा अपने लड्डू गोपाल के साथ या तो अपने कमरे में या फिर अपने आस पड़ोस की सहेलियों के साथ बाहर घूमने निकल जाती। एक दिन सुमन ने प्रवीण से कहा, प्रवीण, मुझे मम्मी से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। आज शाम को प्लीज घर चलते हैं। अरे रे नहीं, आज मूवी देखने चलते हैं। प्रवीण ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं, मूवी फिर किसी दिन देख आएंगे। आज तो मम्मी पापा से मिलने की इच्छा हो रही है। वैसे भी पापा की तबीयत अक्सर खराब रहती है। क्या यार, तुम भी ना। मैं तुम्हें मूवी दिखाने ले जा रहा हूँ और तुम हो कि अपने मायके जाने की बात कर रही हो। नहीं नहीं, मेरा मन रखने के लिए आज तुम मूवी देखने चलो। शाम को दोनों मूवी देखने चले गए। इसी तरह जब भी सुमन अपने मायके जाने की बात करती, तो प्रवीण उसे कहीं ना कहीं घुमाने ले जाता। जब तक वह घर में रहता, सुमन को फोन पर अपनी मम्मी से बात तक नहीं करने देता। आखिर रविवार के दिन सुबह सुबह ही उसके माता पिता उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आ गए। उस समय रुक्मणी जी मंदिर गई हुई थी, तो सुमन ने दरवाजा खोला। अपने मम्मी पापा को सामने देखकर सुमन बड़ी खुश हुई। वह उन्हें हॉल में बिठाकर प्रवीण को बुलाने कमरे में आ गई, लेकिन फिर भी प्रवीण काफी देर तक बाहर नहीं आया। आखिर सुमन दोबारा प्रवीण को बुलाने कमरे में गई। तब अनमने ढंग से प्रवीण उठकर बाहर आया। आकर दोनों को नमस्ते कर सोफे पर बैठ गया और अपने मोबाइल में मूवी देखने लगा। यह बात सुमन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर वो उस समय कुछ नहीं बोली। तभी प्रवीण बोला, सुमन, मेरे लिए गर्म पानी ला दो प्लीज। सुमन रसोई में जाकर गर्म पानी ले आई और प्रवीण को देकर अपने मम्मी पापा के पास बैठने ही वाली थी कि तभी प्रवीण बोला, सुमन, चाय बना दो। सुमन रसोई में चाय बनाने गई,
पीछे से प्रवीण से उसके सास ससुर ने बात करने की कोशिश की, तो प्रवीण ने हाँ हूं के अलावा कोई जवाब नहीं दिया। आखिर दोनों खुद ही चुप हो गए। सुमन चाय बनाकर लाई और टेबल पर चाय रखी ही थी कि इतने में प्रवीण फिर बोला, सुमन फटाफट से मेरे लिए नाश्ता में पोहा बना दो। आज तुम्हारे हाथ का पोहा खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। आखिर जिद्दी स्वभाव वाली सुमन के सब्र का बांध जल्दी ही टूट गया और वह बोली, प्रवीण मेरे मम्मी पापा आए हैं, तुम उनसे बात तक नहीं कर रहे हो और ऊपर से मुझे रसोई में लगा रखा है। अगर थोड़ा सा इनसे प्यार से बात कर लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। तुम्हें दिखता नहीं मेरे पापा अक्सर बीमार ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर अपनी मूवी पर फोकस करते हुए प्रवीण ने कहा, अरे इनसे जितनी बातें करनी है कर लेना, पर जब तक मैं घर पर हूँ तुम मुझ पर फोकस करो। और हारी बीमारी का क्या है, ये तो बुढ़ापे में लगी ही रहती हैं। उसकी बात सुनकर सुमन के मम्मी पापा हैरान रह गए। तभी सुमन ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हो प्रवीण, ये मेरे मम्मी पापा हैं, क्या मैं उनसे बात नहीं कर सकती? तुम मेरे मम्मी पापा के लिए ऐसा कैसे कह सकते हो? ये सुनकर प्रवीण ने अपनी मूवी बंद करते हुए मोबाइल एक तरफ रखा और सुमन की तरफ देखते हुए कहा, शादी से पहले तक तो अपने मम्मी पापा से बात करती ही थी ना, पर अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब मैं तुम्हारी पहली प्रायोरिटी हूँ। अब मेरे लिए काम करो। प्रवीण मेरी तुमसे शादी हुई है, खरीदा नहीं है तुमने मुझे कि जो तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। अब की बार सुमन ने आवाज ऊंची करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर प्रवीण मुस्कुराता हुआ बोला, सुमन तुम भूलो मत, तुम मेरी पत्नी हो, तुम पर मेरा हक ज्यादा है, तुम्हारे माता पिता का नहीं। बस करो प्रवीण, बहुत हो गया। तुम मेरी मम्मी, अरे सुमन क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है तुमने, हर समय ममॉज गर्ल की तरह बात करती रहती हो। क्यों सुमन, बुरा लग रहा है ना आज तुम्हें? आज मैं भी तो वही सारी बातें बोल रहा हूँ जो तुम मुझे बोलती हो। जो मेरे लिए एडवाइस होती है उसे तो तुम पचा भी नहीं पा रही हो। तुम्हारे पेरेंट्स पेरेंट्स हैं और मेरी मम्मी मेरे लिए कुछ नहीं। मेरी भी तुमसे शादी हुई थी, खरीदा नहीं था तुमने मुझे, जो मैं अपनी मम्मी से तुम्हारे सामने बात तक नहीं कर सकता। अरे अगर दो बात प्यार से उनसे कर लोगी तो तुम्हारा भी कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। प्रवीण के मन में जितनी भी भड़ास भरी पड़ी थी वह सारी उसने सबके सामने आखिर उगल ही दी। उसकी बात सुनकर सुमन और उसके माता पिता की गर्दन शर्म से झुक गई। तभी प्रवीण बोला, रिश्ता बराबरी से निभाया जाता है। जैसे अपने मम्मी पापा के लिए तुम्हारा दिल दुखता है वैसे ही मेरी मम्मी के लिए मेरा भी दिल दुखता है। अगर तुम चाहती हो कि मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करूं तो तुम भी अपनी मम्मी पापा से रिश्ता तोड़ दोगी, नहीं तो इस रिश्ते को ही खत्म करो। मैं डिवोर्स पेपर पर साइन करने को तैयार हूँ, क्योंकि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। प्रवीण को इस तरह से गुस्से में देखकर माँ बेटी के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। बात बिगड़ते देख सुमन की मम्मी ने सुमन को इशारा किया। तभी सुमन आगे बढ़कर प्रवीण के पैरों में गिर गई और उनसे माफी मांगने लगी। प्लीज प्रवीण मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। तो प्रवीण ने कहा, देर आए पर दुरुस्त आए। सुमन जिस दिन तुमने मुझे ये कहा था कि बुढ़ापे में हारी बीमारी तो लगी ही रहती है, मम्मी को तो बहाने चाहिए बस हमें रोकने के लिए, मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाकर ही रहूंगा और वो तुम लाकर ही रहे बेटा। कहते हुए रुक्मणी जी घर के अंदर आई। तभी सुमन ने रुक्मणी जी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, ना बच्चा ना कोई बात, नहीं अंत भला तो सब भला कहकर सब लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। और साथ ही सुमन के माता पिता ने भी माफी मांगी और कहा कि भविष्य में ऐसा कभी कुछ नहीं होगा जिससे हमारी वजह से तुम्हारे रिश्ते पर आंच आए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।